नमस्कार, मैं ज्योति बाला आज आपके सामने कक्षा 7वीं पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ के विषय में बताने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ को याद करके कुछ बातें कही हैं और ये पाठ संस्मरण में है। संस्मरण का मतलब है ये एक विधा है। जिस प्रकार से नाटक, कहानी, कविता होते हैं उसी प्रकार से संस्मरण है। संस्मरण उसे कहते हैं जब हम किसी की याद में, दादा दादी, नाना नानी या किसी यात्रा की याद में जब कुछ लिखा जाता है तो उसको हम संस्मरण कहते हैं। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। दादी माँ। बच्चों, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, वो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं। उनसे हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। जब कभी मम्मी पापा किसी वस्तु के लिए या किसी चीज़ के लिए हमें मना करते हैं तो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमारा साथ देते हैं। तो आइए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। दादी माँ। इस पाठ में बहुत से हिंदी महीनों के 12 नाम आए हुए हैं और उनके साथ मैंने अंग्रेजी के महीने के नाम भी दिए हुए हैं। तो हिंदी के महीनों को हम एक बार जान लेते हैं। पौष, माघ, फागुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। तो इन हिंदी महीनों के नाम के साथ साथ हमने अंग्रेजी महीने के नाम भी दिए हैं। इस हमारे पाठ में बहुत से हिंदी के महीने आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। दादी माँ। इस पाठ में लेखक के पास किशन भैया की चिट्ठी आती है। चिट्ठी को पढ़ते ही लेखक के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और आंसू के आते आते उसमें लिखा दादी माँ के बारे में लिखा होता है। दादी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और दादी माँ इस समय नहीं रहीं। ये पढ़ते ही उसकी आंखों के सामने दादी माँ की एक एक बातें उनके सामने आती जाती हैं। तो लेखक शुरू होती हैं उसकी यादें और लेखक कहता है, कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि ज़रा सी कठिनाइयाँ पड़ती, बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो यहाँ लेखक कहता है कि उसका शरीर यहाँ पर कमज़ोर और दुबला पतला बताया गया है और लेखक अपनी पुरानी बातों को याद करके कहता है कि जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे सामने तो मेरी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जैसे ही पीठ पीछे वो मेरी चुगली करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं थोड़ी सी परेशानी को देखकर घबरा जाता हूँ, थोड़ी सी कठिनाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता और घबरा जाता हूँ। और फिर वो बाद में मेरी मजाक बनाते हैं और उसी समय मेरे सामने, आँखों के सामने बरसात की हल्की हल्की सी ठंड जो शरद ऋतु में आती है उसमें से हल्की सी धुंधली सी रोशनी नज़र आती है और जो ऐसा लगता है कि कोई धुंधली सी छाया मेरे सामने नज़र आ रही है। वो जो धुंधली सी छाया नज़र आती है लेखक को, वो उसकी दादी माँ की है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरें ले रहा है।
दूर के सिवा से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ लेखक कह रहा है, उसको याद आता है क्वार के महीने आ गए हैं और उसके गांव में बरसात हो रही है और बरसातों में से जो सिवान है, सिवान में से नालों में से उसकी गंध आ रही है। उसमें पानी में घास और प्याज और उसकी जड़ें और अलग जो किस्म की घासें हैं वो सारी पानी में सड़ गई हैं और उसमें से अजीब सी दुर्गंध आ रही है, जिसे जानकर विचित्र सी अजीब सी बदबू आ रही है, जिसकी वजह से लेखक को वो अच्छी नहीं लग रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले तो चिंता नहीं, अगहन में चिड़वा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले तो भी कोई चिंता नहीं। यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि बरसात के मौसम में अगर वो झाग वाला पानी उसे ना मिले, जिसमें बच्चे कूद कूद कर नहाया करते थे, वह स्वयं भी उसमें कूद कूद कर नहाया करता था बचपन में, तो उसको अच्छा नहीं लगता है और उससे अपने गांव की याद आने लगती है। क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क का मतलब है लालसा हो रही थी। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। लेखक उस पानी में कूदा, नहाया धोया थोड़ा सा ही, पर फिर वो बीमार हो गया। लेखक यहाँ कह रहा है कि हल्का बुखार मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ज्वर का मतलब है बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, ये नींबू और साबू बीमारी में वहाँ दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन यहाँ पर लेखक कहता है कि उसे हल्का हल्का बुखार अच्छा लगता है, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा और इस पर चढ़ने पर उसे बहुत रज़ाइयाँ डाली गईं, क्योंकि ठंड लग रही थी लेखक को, इस कारण। अब यहाँ लेखक ये कहता है कि दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा धोकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, कंस के सफ़ेद बालों के सिरों पर आधा टपके हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। अब यहाँ लेखक को बहुत तेज़ बुखार है। वहाँ पर दादी माँ आती हैं झाग वाले पानी से, क्योंकि उनके आते ही लेखक को एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती है और वो उसके माथे को छूती हैं, लेखक के माथे को छूती हैं। उसके सिर पर कोई मिट्टी लेकर आई थी किसी मंदिर की, वो लगाती हैं और फिर उसे लेटने के लिए कहती हैं। पेट छुआ, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी चलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। यहाँ लेखक की दादी माँ लेखक की सेवा कर रही हैं, क्योंकि लेखक को यहाँ उन्हें बुखार आ गया है और बुखार में दादी माँ लेखक को छूती रहती हैं, कभी पट्टी लगाती हैं, कभी उसके हाथ पैर छूती हैं, कभी हाथ पैर मलती हैं, कभी कोई दवाई देती हैं। इस तरह से लेखक की
सेवा कर रही हैं और बार बार उसको प्यार भी दे रही हैं। अब खाने के लिए लेखक के लिए वो खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल गई है। कोई बीमार के घर में सीधी बाहर से आकर तो अच्छा नहीं लगता। अगर बीमार घर में कोई बीमार हो तो अगर बाहर से आ जाए सीधा उसके कमरे में तो दादी माँ को ये अच्छा नहीं लगता। आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती हैं। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गवई मतलब पुरानी दवाइयों के, बहुत सारी पुरानी दवाइयाँ जो घरेलू इलाज होते हैं उनके नाम उनको याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ चूना, माथा चूना, पेट चूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़, मिश्री, जलधार, गूगल और धूप, सफाई, इस तरीके। विसूचिका का मतलब है यहाँ पर हैजा, मतलब महामारी अगर हो या विसूचिका, हैजा फैला हुआ है। हैजा भी एक महामारी का ही रूप होता है। तो जो बीमार है उसको वो बहुत सारी चीज़ें घरेलू इलाज दिया करती थी। लवंग, गुड़, मिश्री, जलाधार, गूगल, धूप आदि दिया करती थी और उसके आसपास बहुत ही साफ़ सुथरा और सफाई रखती थी जिससे कि बीमार को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैंस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर में बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। अब यहाँ लेखक बड़ा हो गया है और जब बड़ा हो गया है तो वो अपनी दादी माँ से दूर चला गया है, तो वो कह रहा है कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, यहाँ पर मेरी दादी माँ नहीं है मेरी सेवा करने के लिए, और अब मुझे मैस से जो खाना आता है वो मैस का जो है रसोइया वो खाना बना के दे जाता है, खिचड़ी बना के दे जाता है, परंतु इतनी सेवा कोई नहीं करता। एक टैबलेट दे जाता है, वो टैबलेट मैं खा लेता हूँ और अकेला ही पड़ा रहता हूँ। कोई इतनी सेवा नहीं करता जितनी सेवा मेरी दादी माँ किया करती थी। इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हमारे बनते हैं जो इस प्रकार हैं। लेखक की कमजोरी क्या है? अब लेखक की कमजोरी यहाँ पर है उसके मित्र जो उसके मुंह के सामने तो अच्छा व्यवहार करते हैं, उसका दुबला पतला शरीर है लेखक का और पीठ पीछे वो उसके साथ भद्र व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि जरा सी परेशानी आने पर ये विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये दो मुंह की बात करने वाले मित्र उसकी कमजोरी हैं। अगला प्रश्न बनता है हमारा इस पे, लेखक के बीमार होने पर उसकी दादी माँ किस प्रकार से देखभाल किया करती थी? तो लेखक के बीमार होने पर उसकी सबसे अधिक देखभाल उसकी दादी माँ किया करती थी। वो कभी उसका पैर छूती, कभी हाथ छूती, कभी पेट छूती, माथा छूती, ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती, इस प्रकार से खाने के लिए वो साबूदाना देती और बहुत सारी घरेलू दवाइयाँ देती उसको। इस प्रकार से उसकी पूरे सेवा भाव से देखभाल करती थी। अगला प्रश्न इस पे बनता है कि क्वार के दिनों में सिवान के पानी में क्या क्या बहकर आता था? तो क्वार के महीने में सिवान के पानी, नाले के पानी, सिवान का मतलब नाले के पानी में साई, मोथा, अधगली घासें, गेहुआ और वन प्याज की जड़ें और अनेक प्रकार की घासें उसमें बहकर आ जाती थीं और जिनसे विचित्र प्रकार की, अजीब प्रकार की दुर्गंध आती थी जो कि लेखक को की नाक में बसी हुई थी और लेखक उसी को याद करता रहता है।
अब लेखक को अपने बचपन की कौन सी बातें याद आने लगती हैं? लेखक को अपने बचपन की बहुत सी बातें याद आने लगती हैं, जैसे कि दादी माँ का प्यार, स्नेह, दुलार, वह उसे याद आने लगता है। दूसरा, अपने गांव में के पानी में, झाग भरे पानी में कूद कूद कर नहाना, बच्चों के साथ खेलना, और बरसात का मौसम आते ही वो अजीब विचित्र प्रकार की दुर्गंध का चारों तरफ फैल जाना, वो सब लेखक को याद आने लगता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानती, कार प्रयोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जाने को ये सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति, मतलब उनकी प्रेजेंट ना हो तो वह कार्य ठीक नहीं लगता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निक्सास में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थीं। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो ना होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आँख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यहाँ लेखक अपने भाई की शादी का जिक्र करता है और कहता है कि उस समय दादी बहुत खुश थीं और भाई की शादी को लेके सभी कार्य वो अपने हाथों से करती थी। अगर किसी कार्य को करने में वो उपस्थित ना हो तो वो बहुत सारी बातें लोगों को सुनाया करती थी। बेशक वो कोई कार्य नहीं करती थी, लेकिन उनकी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी था। तो वहीं पर लेखक एक शाम कहीं से लौट कर आता है तो देखता है कि दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही हैं और रामी की चाची को उन्होंने कुछ पैसे उधार दिए थे, वो वापस मांग रही हैं, लेकिन वो दे नहीं रही है और कहती है कि इस बार नहीं, अगली बार दे दूंगी। तो इसलिए उसको वो डांट रही हैं, पर ये इस डांट में भी उनका प्यार झलक रहा है। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो ये बेचारी का निस्तार कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दे दादी, मैंने इस अप्रिय व्यंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला ना समझाने। तो यहाँ लेखक को दादी माँ डांटती हैं, वो रामी की चाची का पार्ट लेता है और वो कहता है कि दे देगी बेचारी, क्यों डांट रही हो, कोई बात नहीं है, जब उसके पास पैसे होंगे तो वो दे देगी। तो दादी माँ अपने पोते को भी डांटती हैं और कहती हैं कि चल, तुझे नहीं पता इनके बारे में और तू जा। फिर वो आगे कहती हैं, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। लेखक वहाँ से चला जाता है। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों, फलों, दूधों, नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बिलक बहल होकर कहा, उत्तीर्ण हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। अब यहाँ पर रामी की चाची लेखक को मिलती है और वो कहती हैं कि तुम्हारी जो दादी है बहुत अच्छी है, उन्होंने पीछे का सारा पैसा माफ़ कर दिया और मुझे एक्स्ट्रा भी पैसे दे गई, और वो बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद उनको दे रही थी। इससे हमें ये पता चलता है कि दादी माँ का जो स्वभाव था बहुत ही दयालु था। वो
ऊपर से डांटती थीं लेकिन अंदर से बहुत प्यारमयी ममतामयी थीं और किसी को वो बुरा भला नहीं कहती थीं। सभी के काम में दुख में वो उनके काम आती थीं। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। अभिनय का मतलब है कोई नाटक, किसी प्रकार का नाटक भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। विवाह से लेकर आगे तक के पुत्र की उत्पत्ति तक के सारे वो दृश्य आपस में सारी औरतें मिलजुल कर करती हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। कोई उसमें जेंट्स बनता है, कोई लेडीज़ बनता है। इस तरह का कुछ नाटक होता है जो विवाह की रात जब बारात चली जाती है तो उस समय जो औरतें रह जाती हैं सारी रात जागने के लिए, वो इस प्रकार के कार्य करती रहती हैं और गीत मंगल सब गाती रहती हैं, जिससे वो जगती भी रहती हैं कि कोई अनहोनी ना घटे। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दल्लान में सो रहा था। दल्लान एक तरीके का चबूतरा होता है जहाँ पर जेंट्स रहा करते थे और औरतें घर में रहा करती थी। तो लेखक क्या कहता है कि मैं बीमार था इसलिए बारात में नहीं गया, तो और मैं फिर उन्हीं औरतों के बीच में मुझे दादी माँ ने वहीं उन्हीं औरतों के बीच में रख लिया। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़का और बारहा ब्रह्मा का मन एक सा ही होता है। लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा का मन एक जैसा ही होता। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूंगा, भेद खुल जाएगा और निकाल बाहर खड़ा करेंगी। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथ पाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, मतलब चारपाई पर वह सो रहा था तो जो औरतें अभिनय कर रही थी उन्होंने उसके ऊपर की चादर खींच ली और हंसी मजाक वो करने लगी। तो दादी माँ उन पर गुस्सा करने लगी और बोली कि लड़के से क्यों मुँह लग रही हो। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथपाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा। भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर, वस्तुतः का मतलब यहाँ प्राय किसी प्रकार का, जैसे कोई गलती हो जाती है तो हम बड़ों की छाया में चले जाते हैं और उनसे हमें अभयदान मिल जाता है, मतलब क्षमा प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से लेखक भी वहाँ से उठकर दादी माँ की छाया में जाकर खड़ा हो गया और दादी माँ से उसे क्षमा या अभयदान मिल गया। और औरतों ने, जो सारी लेडीज़ थी, उन्होंने फिर उसको कुछ नहीं कहा। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्य चक्र का मतलब है बवंडर, आंधी। परिस्थितियाँ मतलब हालात, जो इस तरह के हालात बन गए थे, बवंडर आंधी सा उसका जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थीं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं तो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्तु की तरह बदलने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि उसकी दादी बहुत स्नेह वाली ममता की मूर्ति के समान थी, पर
परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती, हालात बदल जाते हैं और उसके दादा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद दादी माँ बहुत उदास रहने लगती हैं और वो उसके दादा हमेशा कहा करते थे कि मैं तुम्हें भेजकर ही जाऊंगा, मतलब तुम्हारी मृत्यु पहले होगी, मैं बाद में जाऊंगा। तो वो हमेशा दादी उस ये याद करके रोती हैं, परेशान होती हैं कि तुम्हारे दादा ने मेरे साथ छल किया है, वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। अब उनके पीछे जो उनके झूठी कपटी दोस्त थे, जो मुंह पर तो तारीफ़ किया करते थे लेकिन बाद में बगल में मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त थे, कि सामने तो उनकी तारीफ़ किया करते थे लेकिन उनके जाने के बाद ही उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरती और बल्कि उन्हें और ज़्यादा परेशान करने की स्थितियां बना दी। स्थिति और भी डांवाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय का मतलब खर्चा कर दी, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहती। माँ के दिन थे। अच्छा, वो जो दादा के श्राद्ध में उसके पिताजी ने बहुत ज़्यादा संपत्ति खर्च कर दी, जिसके कारण घर में आर्थिक तनाव भी हो गया, आर्थिक तंगी आने लगी और जिन लोग जो अपने घर की नहीं थी, लोगों से उधार लिया था और वो लोग उस पैसे को वापस मांगने लगे। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि जनवरी की बहुत ठंड थी और उस समय दादी माँ एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी और वो उनकी आंखों में आंसू थे। कतार का मतलब यहाँ अधीर, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा अधीर हो गई थीं, बहुत ज़्यादा आंसुओं से भरी हुई थीं, पर वो लेखक को नहीं दिखाना चाहती हैं कि उनकी आंखों में आंसू हैं और वो कहती हैं कि ये तो कोई नहीं, खुशी के आंसू हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही आ गए हैं। वह बहुत ही अधीर हो गई और लेखक यहाँ पर पूछना चाहता है और अपनी दादी माँ को आवाज़ देता है, परंतु दादी माँ मुस्कुराकर जवाब देती हैं। क्या है? पूछा। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले ही बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। अब यहाँ पर दादा की श्राद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया और जो पैसा लगाया था वो भी उधार का पैसा था, तो उधार वाले भी सब लोग मांग रहे थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो उसके पिताजी और किशन भैया दोनों बैठ के आपस में बात करते हैं। उसी समय दादी माँ संदूक से निकालकर
कंगन देती हैं और कहती हैं कि ये तेरे दादा ने मेरे लिए बनाए थे, मैंने बस वो पहने नहीं, इन्हें संभाल कर रखा था, और ये इसी दिन के लिए कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो घर में काम आ जाएंगे। इस गद्य पे कुछ प्रश्न आधारित हैं जो इस प्रकार हैं। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा? तो दादी माँ के स्वभाव के इसमें बहुत सारे पक्ष आए हैं, वैसे सेवामयी, ममतामयी, संरक्षणी, परोपकारी, सरल, दूसरों पर उपकार करने वाली, जहाँ जैसे रामी चाची की वो मदद करती हैं, सारा कर्जा माफ़ कर देती हैं और एक्स्ट्रा भी पैसा दे देती हैं और कहती हैं कि ज़रूरत पड़ने पर तुम और भी मुझसे मांग सकती हो। उसी प्रकार से एक ये प्रश्न बनता है, दादी ने कंगन सदा सहेज कर क्यों रखे? दादी ने कंगन सदा सहेज कर संभाल कर इसलिए रखे क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये काम आ जाएंगे, और ये कंगन उनके वंश की निशानी थी जो कि उन्होंने दादाजी ने दिए थे, दादी को पहनाए थे, इसलिए उन्होंने इसको सहेज कर संभाल कर रखा। और दादी माँ ने, अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि दादी माँ ने ये क्यों कहा कि लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है? तो दादी माँ ने बालक और भगवान का मन एक जैसा इसलिए कहा है कि बच्चे के मन भी निश्चल होता है, निर्दोष होता है, और वह किसी भी कपट के बारे में नहीं सोचता है, कुछ गलत नहीं सोचता है, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मा और लड़के का मन एक जैसा होता है। अगला प्रश्न हमारा ये बन सकता है इस पे कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति किस प्रकार खराब हो गई? तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्र और शुभ चिंतकों की बाढ़ सी आ गई। उन्होंने बुरे समय में साथ नहीं दिया और ज़रूरत पड़ने पर वो साथ नहीं आए, मुंह पर तो तारीफ़ करते रहे, और जो उनसे पैसा मांगा गया वो उन्होंने डबल ब्याज पे दिया और फिर सारा पैसा उन्होंने वापस ले लिया। फिर और श्राद्ध में, दादाजी के श्राद्ध में भी ज़्यादा पैसा खर्च हो गया जो कि घर का नहीं था, बाहर से लोगों से मांगकर खर्च किया गया था। सचमुच मुझे दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है, पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। यहाँ लेखक कह रहा है कि जब लेखक का ये मन भ्रम से निकला, मतलब दादी माँ का जो पत्र पढ़ रहा था उससे जब वह सोकर उठा तो उसको नज़र आया कि काफ़ी दिन चढ़ आया है और जो दादी माँ की धुंधली छाया उसके सामने थी वो एकदम विलीन हो गई है। विलीन का मतलब यहाँ ख़त्म हो गई है, और धुंधली सी छाया उसको अब नज़र नहीं आ रही है। उसने देखा कि दिन काफ़ी चढ़ आया है और एक कौवा है उसकी खिड़की के पास उठकर आता है। अब पंख फैलाकर वो खिड़की की तरफ झांक रहा है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र है, काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं, आँख पर विश्वास नहीं होता है। लेखक की आँख में आंसू भरे हुए हैं, तो जो पत्र में अक्षर लिखे हुए हैं वो चींटियों की कतारों के समान दिख रहे हैं। आँख में पानी आ जाने के कारण वो अक्षर नहीं दिखाई दे रहे हैं। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? अब लेखक को यहाँ विश्वास नहीं हो रहा है कि उसकी दादी माँ ख़त्म हो गई हैं, दादी माँ इस दुनिया में नहीं रही हैं। वो उस पत्र को कई बार देखता है, पढ़ता है कि उसकी दादी माँ, वाकई उसको विश्वास नहीं हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा पाठ था, इसको पढ़कर हमें अपनी दादी माँ की भी याद आ गई और उनके अच्छे व्यवहार की भी। तो हमें भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हमेशा इज्जत और रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ आशा है कि आप सभी को ये अध्याय समझ आ गया होगा, और इसमें जो दिए गए प्रश्न हैं उनको भी अपनी कॉपी में आप करें, नोट करें, और उत्तर भी मैंने साथ ही दे रखे हैं। अगर कोई और समझ में नहीं आता या कोई परेशानी आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। इसी के साथ ही मैं इस पार्ट को ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।